हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस। डेवऑप्स लर्निंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वर्चुअल मशीन और कंटेनर का डिफरेंस समझेंगे। जानेंगे कि ये दोनों कैसे काम करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और किस यूज़ केस में किसे इस्तेमाल करना सही रहता है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस विजुअलाइजेशन को देखें तो बाईं तरफ ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है और दाईं तरफ वर्चुअलाइजेशन। ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में हर एप्लीकेशन के लिए एक अलग फिजिकल सर्वर होता है। इसकी वजह से सीपीयू, रैम और स्टोरेज जैसे रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता और उनका काफ़ी हिस्सा खाली ही रहता है। अब वर्चुअलाइजेशन को देखें। यहाँ एक ही फिजिकल सर्वर के ऊपर हाइपरवाइजर चलता है जो कई वर्चुअल मशीन्स यानी वीएम्स को मैनेज करता है। हर वीएम अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और अपनी एप्लीकेशंस रन करती है। यही वर्चुअलाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है। एक ही फिजिकल सर्वर पर कई वर्चुअल मशीन्स चलाकर रिसोर्सेज का बेहतर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। इससे हार्डवेयर कॉस्ट कम होती है, रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं होती और एक ही मशीन पर कई एप्लीकेशंस आसानी से रन की जा सकती हैं। अब इस आर्किटेक्चर को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे नीचे फिजिकल सर्वर है। यही असली हार्डवेयर होता है जिसमें सीपीयू, रैम, स्टोरेज और नेटवर्क जैसे सभी रिसोर्सेज मौजूद होते हैं। इसके ऊपर वीएमवेयर हाइपरवाइजर चलता है। इसका काम फिजिकल सर्वर के सभी रिसोर्सेज को मैनेज करना और उन्हें ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग वर्चुअल मशीन्स यानी वीएम्स में बांटना होता है। अब ऊपर VM1, VM2 और VM3 दिखाई दे रही है। ये तीनों अलग-अलग वर्चुअल मशीन्स हैं और हर वीएम बिल्कुल एक अलग कंप्यूटर की तरह काम करती है। हर वीएम का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपनी एप्लीकेशंस और अपने रिसोर्सेज होते हैं। अगर किसी एक वीएम में कोई इशू आ जाए तो बाकी वीएम्स बिना किसी परेशानी के अपना काम करती रहती हैं। यही वर्चुअलाइजेशन की सबसे बड़ी ताकत है। एक ही फिजिकल सर्वर पर कई वर्चुअल मशीन्स को आसानी से चलाया जा सकता है, बिना इस चिंता के कि एक वीएम की प्रॉब्लम दूसरी वीएम को प्रभावित करेगी। अब हाइपरवाइजर के दोनों टाइप्स को समझते हैं। बाईं तरफ टाइप 1 हाइपरवाइजर है, जिसे बेयर मेटल हाइपरवाइजर भी कहा जाता है। ये सीधे फिजिकल हार्डवेयर पर इंस्टॉल होता है, यानी इसके बीच में कोई होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है और बड़े डेटा सेंटर्स और क्लाउड एनवायरनमेंट्स में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब दाईं तरफ टाइप 2 हाइपरवाइज़र है। ये सीधे हार्डवेयर पर इंस्टॉल नहीं होता, बल्कि पहले से मौजूद होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ या लिनक्स के ऊपर एक एप्लीकेशन की तरह चलता है। इसके ऊपर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लर्निंग, टेस्टिंग और लैब एनवायरनमेंट में किया जाता है। अगर दोनों को कंपेयर करें तो टाइप 1 हाइपरवाइज़र बेहतर परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए सही रहता है। वहीं टाइप 2 हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल करना आसान होता है, इसलिए लर्निंग और टेस्टिंग के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। बस हाइपरवाइज़र के दोनों टाइप्स में यही मुख्य डिफरेंस है। अब वीएम पोर्टेबिलिटी को समझते हैं। यहाँ आप दो फिजिकल होस्ट्स देख सकते हैं और इनके बीच में वर्चुअल मशीन डिस्क फाइल मौजूद है। इसी डिस्क फाइल में वर्चुअल मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा और पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेव रहती है। अगर किसी वजह से वीएम को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पर शिफ्ट करना हो, तो इस डिस्क फाइल को आसानी से मूव या कॉपी किया जा सकता है। इसी सुविधा को वीएम पोर्टेबिलिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं स्नैपशॉट की। स्नैपशॉट किसी भी वर्चुअल मशीन की उस समय की पूरी स्टेट को सेव कर लेता है। अगर बाद में कोई अपडेट, कॉन्फ़िगरेशन या सॉफ्टवेयर चेंज करने के बाद कोई इशू आ जाए, तो वीएम को कुछ ही मिनटों में उसी पुराने स्नैपशॉट पर रेस्टोर किया जा सकता है। यही वजह है कि वीएम पोर्टेबिलिटी और स्नैपशॉट्स वर्चुअलाइजेशन के सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण फीचर्स माने जाते हैं। अब सर्वर कंसोलिडेशन को समझते हैं। बाईं तरफ बिफोर कंसोलिडेशन दिखाया गया है। यहाँ 4 अलग-अलग फिजिकल सर्वर्स हैं, लेकिन हर सर्वर अपनी क्षमता का सिर्फ लगभग 20% ही इस्तेमाल कर रहा है, यानी करीब 80% रिसोर्सेज खाली पड़े हैं। इससे हार्डवेयर, कॉस्ट, बिजली और मेंटेनेंस का खर्च बेवजह बढ़ जाता है। अब दाईं तरफ आफ्टर कंसोलिडेशन देखें। यहाँ वही 4 सर्वर्स या एप्लीकेशंस एक ही पावरफुल फिजिकल सर्वर पर 4 वर्चुअल मशीन्स के रूप में चल रहे हैं।
इससे सीपीयू, रैम और स्टोरेज का बेहतर यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्सेज की बर्बादी कम होती है, हार्डवेयर कॉस्ट घटती है और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। यही सर्वर कंसोलिडेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है। कम हार्डवेयर में ज़्यादा वर्कलोड को आसानी से चलाया जा सकता है। अब वर्चुअल मशीन और कंटेनर का डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। वर्चुअल मशीन में हर वीएम का अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वहीं कंटेनर्स एक ही होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करते हैं, इसलिए ये कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। अब वर्चुअलाइजेशन लेयर देखें। वर्चुअल मशीन्स को चलाने के लिए हाइपरवाइज़र की ज़रूरत होती है, जबकि कंटेनर्स को रन करने के लिए कंटेनर रन टाइम जैसे डॉकर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर की बात करें, तो हर वीएम के अंदर एक पूरा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन कंटेनर में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, इसलिए ये ज़्यादा हल्का होता है। अब रन टाइम को देखें। कंटेनर्स कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि वर्चुअल मशीन्स को बूट होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और आखिर में एप्लीकेशन। कंटेनर सिर्फ एप्लीकेशन और उसकी डिपेंडेंसीज को अपने साथ लेकर चलता है। इसी वजह से ये तेज़, हल्का और कम सीपीयू, रैम व स्टोरेज इस्तेमाल करता है। वहीं वर्चुअल मशीन पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलाती है, इसलिए इसे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। Wait for my next video. Since my previous video was on Octopus overview right now, I am just trying to introduce tools. Then sure, I will make videos on installation and configurations. Wait for my next video. Don't forget to subscribe.